स्टार्टिंग विद द लेवरेज का रिमेनिंग पोर्शन। देखो हमने यहाँ तक जो डिस्कस करा था ये चीजें डिस्कस कर ली थी, मीनिंग मैंने आज अभी लिखवा दिया आपको, कोई टेंशन नहीं है। बुक में भी है, पीडीएफ में है मीनिंग, कोई अलग से कुछ नहीं लेके आया, ठीक है ना, यही लिखवाया है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको अलग तरीके से थोड़ा बता दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सॉरी डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज, ये भी लिख लो, ऑपरेटिंग लेवरेज लिखो इसको, ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला ही था ना। इसके आगे ऑपरेटिंग लेवरेज लिख के आगे लिख देना क्या, बिजनेस रिस्क लिख लो। नाम लिख लो ऑपरेटिंग लेवरेज, देन लिख लो आगे डैश लिखे बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज उसके आगे लिख लो फाइनेंशियल रिस्क, एंड कंबाइंड लेवरेज टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये मैंने क्या बोला था, रिस्क को ही एनालाइज कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन, तो रिस्क और रिटर्न का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे एनालिसिस करना है हमें। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फाइनेंशियल रिस्क होता है, और देन कंबाइंड लेवरेज के लिए टोटल रिस्क। तो ये मैंने आपको बता दिया था। देखो यही चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकाले, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है, देख लो कंबाइन में टोटल आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाला चार्ट बनाना तो ये बना लो, वरना आपने पिछली क्लास में बना लिया था मेरे हिसाब से, ज्यादा मुझे याद है, ठीक है ना। अब बाकी मैं एक एक का मीनिंग लिखवाऊंगा, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और ये क्या आपका कंबाइंड लेवरेज कैसे होता है, क्या होता है मीनिंग, वो भी लिखवाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी जरूरी है आपका। बट फिलहाल लेट मी प्रूव यू कि ये क्या, ये कैसे कॉम्बिनेशन सेट बैठता है, ठीक है ना। यही तो था पॉइंट हमारा, यही से काम शुरू करना था कि इसके ऊपर आपने बताया था कि ये लेवरेज ऐसे ऐसे काम करता है, कैसे वर्क करता है ये, और कैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस को आप कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करोगे। इमेजिन कर लो कि हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास जो सेल्स थी वो 1000 रुपए की थी। कितनी थी बेटा? एंड लेट मी अज्यूम कि 600 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 400। कोई दिक्कत? उसके बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मैंने मान लिया चलो 200 रुपए। ये सब अजम्पशन है, ये कहां से ला रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ऐसा कोई लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है, सब अजम्पशन है। ईबीआईटी कितना आया? और इंटरेस्ट मान लेता हूं मैं चलो 100 रुपए। कितना मान लिया बेटा? तो कितना आ गया ईबीटी? हाँ कोई नहीं, होता है कभी कभार, जल्दी आने में ठंड लग जाती है। कोई नहीं बेटा, देखो ध्यान से, अब टैक्स रेट मान लो 40% का। कितने परसेंट का? तो टैक्स कितना लगा? और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? ठीक है ना। फटाफट जरा बेसिक फॉर्मूला जो, अच्छा ये तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिखवाया था, साथ में एक और फॉर्मूला लिखवाया था जो बेसिक फॉर्मूला था, ये आपका कैलकुलेशन का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना। क्योंकि डिग्री निकालनी है, यानी कितने टाइम्स होगा। कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से? 400 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना आया? 200। क्या बात है, तुम लोगों को तो याद हो गया था ना। कितना आया ये? 2 टाइम्स। क्या आया? है ना, टाइम्स में ही आएगा, लेवरेज है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी के 2 गुना है, 2 टाइम्स है, हाँ या ना। नेक्स्ट, ये क्या था? फाइनेंशियल लेवरेज, इसका फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना बेटा? और यहाँ पे 100। तो इत्तेफाक से ये भी क्या है?
ऐसा नहीं होता कि दोनों बराबर ही होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बराबर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हर जगह बराबर ही आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आप दिमाग में ऐसा कोई मिथ मत बैठा लेना कि यार यहाँ 2-2 आ रहा है इसका मतलब ये हमेशा दोनों बराबर ही होते हैं। नहीं, एक आप लोगों का जुगाड़ वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। वो जो भी होगा, मैं अगर जब तक मैं नहीं बोलूंगा ऐसा होता तब तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा होगा रूल्स रेगुलेशन या कोई ऐसा सिस्टम होगा मैं खुद बता दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो अपना वो झाड़ फूक वाला याद आइडिया मत लगा देना, है ना। ये ऐसा ही होता है। अच्छा, ये कंबाइंड लिवरेज का कैसे आया? 400 डिवाइडेड बाई तो कितना आया? और 2 into 2 कितना होता है? 4। सच्ची में? क्या बात है, तुम लोगों को तो मैथ्स भी आता है ना। 2 into 2 is equal to 4, सही है और क्या, गलत थोड़ी ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? 2, यहाँ सॉरी ऑपरेटिंग लेवरेज, और यहाँ फाइनेंशियल लेवरेज वो भी क्या है? 2, और ओवरऑल लेवरेज क्या है? 4। यही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका सेल्स कितने परसेंट बढ़ेगा? 10% बढ़ता है तो आपका जो EBIT होगा वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 20%। यू आर टेकिंग 2 times रिस्क, मोर रिस्क मोर गेन। अगर 10% सेल्स बढ़ा देते हो तो तुम्हारा जो EBIT वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 20%। ये तो कहने की बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है, करके दिखाओ, देख लो भाई। ऐसे कैसे? ये तो कहने की बात है ना, बोल दिया तो मान लूंगा, बिल्कुल मत मानना बेटे, मेरे बोलने से तुम मानोगे क्यों यार। चलो मैं बढ़ा के यहीं पे लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं 10% सेल्स बढ़ा देता हूं, चलो अगर मैं 10% सेल्स बढ़ा देता हूं, कितना हो जाएगा सेल्स? जवाब तो दो। अबे तुम लोग अभी मैं तारीफ करी मैथ्स आता है, इतना जल्दी चला गया। 10% सेल्स बढ़ाकर तो देखो, 1000 प्लस 10% 1100 ना। अच्छा 10% सेल्स बढ़ेगा तो जितने परसेंट में सेल्स बढ़ेगा उतने परसेंट में क्या बढ़ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। कितना हो जाएगा ये? 660। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? माइनस करके दे दो। क्या हुआ? फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पक्का ना, ये तो फिक्स्ड होते हैं सर। 200 का 200 रहेगा। कितना आ गया ये? चलो मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कितने परसेंट तुमने बढ़ाया अभी बता दो मुझे, ये कितने परसेंट बढ़ाया तुमने? प्लस किया 10%, हाँ या ना? जवाब दो। अच्छा जरा यहां बताओ ये कितने परसेंट बढ़ गया? निकालो जरा। अरे ये तो सर आपने जो बोला था वो हो गया, नहीं लगा? 200 पे 40 रुपए कितने परसेंट हो गए? भाई देखो कैलकुलेटर अलाउड, अब इतना मतलब करो मेरे साथ कि मतलब यार की कैलकुलेटर होने के बावजूद कैलकुलेशन, और देखो बैग में पड़े हुए। अरे पापियों, भगवान से डरो, मेरे से तो क्या ही डरोगे। गुड, अब रहने दो, अब तो गिर गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, बाद में उठा लेते। So what, देखो डिग्री ऑफ लेवरेज क्या डिसाइड करता है? रिस्क एंड रिटर्न। डिग्री ऑफ लेवरेज, बात नहीं। डिग्री ऑफ लेवरेज क्या था? मैंने बोला 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना रिस्क ले रहे हो आप। जो काम कर रहे हो उसको डबल रिस्क ले रहे हो। ऑपरेटिंग लेवल पे डबल रिस्क है, इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग लेवल पे डबल रिस्क है, इसका मतलब क्या हुआ? यू विल अर्न मोर देन, मतलब आप डबल अर्न भी करोगे। तो अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो रिटर्न ज्यादा आएगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल थ्योरी तो यही होती है, मोर रिस्क मोर गेन। जितना रिस्क लोगे, तो अगर आपने देखो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2 आया, इसका मतलब जितने परसेंट से आपका सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये जितने परसेंट से चेंज होगा, अगर यहाँ 10% चेंज होगा, सॉरी यहाँ नहीं उल्टा होगा, यहाँ 10% चेंज होगा तो यहाँ कितना होगा? 20%। तभी तो ये 2 आएगा। ये फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले ही बना के दे दिया था ना। ये 2 कब आएगा? जब नीचे वाला 10% चेंज होगा तो ऊपर कितना होना चाहिए, है ना। और अगर यहाँ पे 10% चेंज होगा तो यहाँ कितना होगा?
ठीक है, और यहाँ पे अगर 20% चेंज होगा ईबीआईटी में, तो यहाँ कितने परसेंट चेंज होना चाहिए ईबीटी में? देखो कैसे। अब यहाँ पे 240 में से इंटरेस्ट माइनस करो। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज भी कर दूं ना, ये जगह बना देता हूँ, परसेंटेज बाद में देख लेंगे। अब बताओ मुझे, यहाँ इंटरेस्ट 100 रुपए ही होगा, यहाँ कितना बचेगा? कितने परसेंट चेंज हुआ बेटा? ये 140 हो गया ना, 40% चेंज है, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो डबल ही तो हुआ है, 20%। बोलो, देखो ध्यान से। अच्छा, टैक्स इसमें फिर लग जाएगा, टैक्स कितना आएगा? 40%। तो खैर वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारे को तो इतने ही एनालिसिस में काम करना, क्योंकि परसेंटेज सेम ही आएगा। अगर तुम्हारा ईबीटी का जितना परसेंट चेंज आया, उतना ही टैक्स में भी परसेंट चेंज आएगा, उतना ही अर्निंग आफ्टर टैक्स में भी चेंज आएगा, उतना ही परसेंट। क्योंकि जो टैक्स होगा वो इस पे डिपेंडेंट होगा और ये इस पे डिपेंडेंट, तो ये सब एक ही परसेंटेज से बदलेंगे। भाई हमारा सेल्स का परसेंटेज जितना बदला था, उतना ही वेरिएबल कॉस्ट बदला था, उतना ही कंट्रीब्यूशन बदला था, क्योंकि ये तीनों ही एक के ऊपर डिपेंडेंट थे। वैसे ये तीनों एक ऊपर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग ईपीएस एज वेल। तो ध्यान से समझो। अब कंपनीज कैसे रन करती हैं, ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल बात हो गई। कंपनी रन कैसे करती हैं? कंपनी क्या ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देती है क्या? नहीं, उन्होंने टारगेट दे दिया। क्या दे दिया? उनको अपना दिमाग में, जो भी मैनेजर है उसने अपने दिमाग में टारगेट रख लिया, दैट आई वांट टू अर्न अर्निंग आफ्टर टैक्स कितने परसेंट? 20%। तो सेल्स कितने परसेंट से बढ़ाना है? बोलो, 5% सेल्स बढ़ा दो, आ जाएगा। तो वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को क्या बोलती है? भाई इस साल का सेल 5% इंक्रीज कर दो, है ना। टारगेट वही दे दिया, बात खत्म ना। अरे तुम्हें जानने की क्या जरूरत है मैंने क्या सोचा? तुम्हें मैंने क्या टारगेट दिया? 5% सेल इंक्रीज करोगे। 5% सेल इंक्रीज करोगे तो ईबीआईटी कितने इंक्रीज हो जाएगा? 10%। अगर यही लेवरेज कंटिन्यू रहा, और ईबीआईटी अगर 10% है, तो ये ईबीटी यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइनली कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 20%। हाँ है ना। तो अपना टारगेट अपने को पता है। अपने को भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बढ़ाना चाहती है? प्रॉफिट या सेल्स? प्रॉफिट। अल्टीमेटली क्या बढ़ाना चाहती है? प्रॉफिट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या बोलेगी? टर्नओवर बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? टर्नओवर। तुम थोड़ी ना प्रॉफिट बढ़ाओगे, तुम क्या बढ़ाओगे? टर्नओवर बढ़ाओगे, हाँ है ना। बोलो भाई। तो अपने को क्या करना है? उनको बस इतना बोलना है, भाई तुम्हारे को मैं टारगेट देता हूँ 5% सेल्स किसी भी हाल में बढ़ा के देना इस बार, और तुम 5% सेल बढ़ाओगे। मुझे पता, मेरा टारगेट ये है कि फाइनल प्रॉफिट हमारा 20% बढ़ जाए, वो बढ़ जाएगा अपने आप। समझ में आ रही बात? ये यूज होता है लेवरेज एनालिसिस का। हमें तो ये भी लगा, आप पढ़ते जो पहले से पढ़े होंगे, ये जो लोग पढ़ते हैं उनको लगता है हम तो पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता इसका यूज भी क्या होता है, क्यों करते हैं, फालतू 3 फॉर्मूले याद करो काम खत्म। नहीं, ऐसा काम करने के लिए नहीं होता। इसका बहुत अब लग रहा होगा ना इसका यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होगा नहीं होगा? अब तुम्हें नहीं लगता यूज करते होंगे लोग कि भाई प्रॉफिट अपना इनको एनहांस करना है, लेकिन उसका बेस क्या होगा प्रॉफिट का? अल्टीमेटली सेल्स। तो जो अपना टारगेट सेट करेंगे वो अपने दिमाग में है, लेकिन सामने वाले को जो टास्क देंगे किसको बेस लेकर देंगे? सेल्स को। अगर उनको ये पता ही नहीं होगा सेल्स और लास्ट में प्रॉफिट में कितना परसेंट रिलेशन आ रहा है, तो वो क्या डिसाइड कर पाएंगे? और इसमें हेल्प कौन करेगा उनको? लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस से उन्हें पता चला कि अगर मेरे पूरे बिजनेस का लेवरेज चल रहा है 4, ओवरऑल रिस्क कितना चल रहा है? 4, ओवरऑल लेवरेज कितना है? 4 टाइम्स। अब उनको पता है कि अगर 1% सेल बदलेगा तो 4% का हमारा फाइनल प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर 1% सेल कम होगा तो हमारा 4% का प्रॉफिट कम होगा। और अगर उनको हायर प्रॉफिट चाहिए तो किस पे डिसाइड करेंगे? भाई जितना उनको प्रॉफिट चाहिए उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर उनको 50% प्रॉफिट इंक्रीज करना तो कहेंगे भाई साहब एक काम करो 12.5% सेल बढ़ा दो, है ना। क्योंकि अगर एम्प्लॉइज को ये बोलूंगा मुझे 50% प्रॉफिट बढ़ा के चाहिए, उनके हाथ में नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा ये प्रॉफिट मैं कैसे बढ़ाऊं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई सेल बढ़ा दो, तुम मेहनत कर दो, इस बार थोड़ा ज्यादा कर दो, सेल बढ़ा दो 10%, 5%, 50%, जो भी मैं चाहूंगा, तो शायद उनके लिए इजी होगा। उनको उनका टारगेट दे दूंगा ना, और अपना टारगेट क्या है? प्रॉफिट। लेवरेज एनालिसिस से यही प्रूव होता है।
बात समझ में आ रही होगी? ऐसे प्रैक्टिकल कनेक्शन फिट बैठ रहा है आपके साथ? बोलो। यही है लिवरेज एनालिसिस का यूज बिजनेस एंटिटीज में, ठीक है ना? केवल थ्योरी पढ़ पढ़ के काम नहीं आता बेटा, जिंदगी में प्रैक्टिकली पता भी होना चाहिए कि अगर पढ़ रहा हूं तो इसका यूज क्या है, ठीक है ना? तो लेवरेज का यूज क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन में। देखो डिसीजन मेकिंग में कितना हेल्पफुल होता है ये आपके सामने अभी मैंने प्रूव करके दिया। कंपनी को ज्यादा पूरा अब इतने सारे बातें बताने की जरूरत क्या है? तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया, तुम्हें पता नहीं इतना कुछ समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, तुम बस ये सब छोड़ दो, मेरे को ना 5% सेल बढ़ा कर दे दो इस बार, बस यही बताओ अपने लोगों को। ज्यादा डिटेल देने की जरूरत क्या है? उनको समझ में आए ना आए पता नहीं क्या वो समझ पाए, मेरे को अपना प्रॉफिट चाहिए था 20% से इंक्रीज करके, मैंने उनको बस इतना बोला 5% सेल बढ़ाओ, किसी भी तरीके से 5% सेल इस बार का बढ़ा दो, बस हो गया अपना काम। क्योंकि सारी एनालिसिस मैंने कर रखी है, तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं। और अगर यही फाइनेंस मैनेजर को इतना पता ही ना हो और बिजनेस मैनेजर को इतना पता ही ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट संभाल रहा है उनको पता ही ना हो, तो वो क्या कर पाएंगे ये काम? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर ना प्रॉफिट बढ़ पाएगा, सेल्स तो वैसे भी नहीं बढ़ पाएगा जब आपने टारगेट ही नहीं दिया। क्लियर है? बोलो। और मैंने बोला था बेसिकली 3 तरीके के लेवरेज होते हैं, नहीं बेसिकली होते लेवरेज 2 ही तरीके के हैं। पहला क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज, that is related with the operating activities of the organization. Then financial leverage, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को कनेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए बात करता है। और उन्हीं दोनों का समेशन, मतलब ओवरऑल उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नॉट समेशन, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? कंबाइंड लेवरेज। दैट इज द ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल लेवरेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बोलो बेटा। क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी 2 तरीके के ही होते हैं। पहला क्या है और दूसरा क्या है? बिजनेस रिस्क क्या होता है बेटा? जो आप डेली काम करते हो वहां पे जो रिस्क होता है, ठीक है ना? एंड दैट इज सपोर्टेड विद द EBIT। और फाइनेंशियल रिस्क जो आपने फंड्स वगैरह लिए हैं, है ना, बिकॉज ऑफ डेट। बेटा शेयर होल्डर का तो फिक्स चार्ज नहीं होता ना, शेयर होल्डर को प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लेकिन डेट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो रिस्क है ना। अरे बोलो ना। yes, तो यही पॉइंट आता है कि डेट पे आप, मतलब मान लो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, बिजनेस बंद करके बैठे हो, कोरोना आ गया, मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों इस साल बिजनेस बंद रहेगा, घर पे बैठो, तो क्या डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी घर पे बैठ जाएगा? वो तो जाएगा ना। शेयर होल्डर का प्रॉफिट नहीं जाएगा, वो घर पे बैठ जाएगा। शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने की जरूरत पड़ेगी? अरे जब मेरे पास प्रॉफिट आएगा तब तो मैं तुम्हें दूंगा। मोदी जी ने 1 साल के लिए बिजनेस बंद कर दिया, मजाक करो, ऐसा करेंगे नहीं, है ना? तो वही है बेटा, तो यही रिस्क है, ये होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब दैट आई हैव टू पे द इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला इंटरेस्ट लेके जाएगा, ठीक है ना? और अगर कोई कंपनी, देखो कंपनीज दैट इश्यू सम मोर डेट इंस्ट्रूमेंट वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क, बताया तो था कि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, यानी फिक्स चार्जेस होंगे। और मैंने बोला था जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज्यादा फिक्स चार्ज होगा उतना ज्यादा वो रिस्क उठा रहा है। फिक्स चार्जेस मतलब क्या होता है? आप कुछ भी ना करो फिर भी वो पेमेंट देना ही देना, तो यही तो रिस्क है ना यार, यही तो रिस्क है ना। फिक्स चार्जेस जब देना ही देना है और कमाई कुछ नहीं है तो रिस्क नहीं है तुम्हारे ऊपर? बोलो। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सिचुएशन हो कि भाई अगर काम नहीं करेंगे तो पेमेंट भी नहीं करना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो पेमेंट आएगा। अगर जीरो इनकम है तो जीरो पेमेंट आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, वी आर इन बीईपी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, काम नहीं करोगे, जीरो इनकम है, स्टिल देयर आर सम कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट होंगे वो देना पड़ेगा, तो वही तो रिस्क है। रिस्क इज बेसिकली एसोसिएटेड विद फिक्स चार्जेस। तो जितना ज्यादा डेट लोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क उतना ज्यादा होगा, वही लिखा है। और मोस्टली और एंटायरली इक्विटी, अगर इक्विटी से फाइनेंस होगी फर्म तो क्या होगा? रिस्क कम होगा। अगर वैसे तो कंपनी में बैलेंस बना के चलते हैं, थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी, तो जितना डेट से फाइनेंस होगा उतना रिस्क पे इन्वॉल्व होगा, बाकी इक्विटी वाला रिस्क फ्री होता है, हाँ या ना? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ये सब आपको बता दिया। अब आप हेडिंग दोगे ऑपरेटिंग लेवरेज, फॉर्मूला वगैरह पिछली क्लास में लिखवा दिया था, वो अभी समझा भी दिया आपको। ऑपरेटिंग लेवरेज आप हेडिंग दोगे,
देखिए इट मींस, थोड़ा बहुत लिखवाऊंगा, पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा बेटा, इसी को मॉडिफाई कर दूंगा, टेंशन मत लो। इट मींस, क्योंकि ये बुक आपके पास नहीं है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। लिखिए इट मींस टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, बताया था ऑपरेटिंग इनकम के बारे में, व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी, अब यहां देख लो, मुझे पता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी बोला था मैंने ना तुम लोगों के लिए पिछले वाले में, ऑपरेटिंग वही खत्म कराया था ना, जो अभी चार्ट बना के दिया था वो। ऑपरेटिंग इनकम ब्रैकेट में लिख लो भाई ईबीआईटी, जैसे इन्होंने लिखा है, टू चेंज, लाइन यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, टू चेंज विद चेंज इन सेल वॉल्यूम, अब देखो इतना लिखा आपने, अभी बाकी आगे की लाइन बताता हूं मैं, देखो आगे क्या लिखता है, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने क्या बोला था, ये जो चेंजेस आ, अच्छा अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो आ जाए, फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाए, जीरो, तो आप बताओ कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अबे हद है यार। चलो वापस अपने स्टेटमेंट पे कहां जाऊं, उतना दूर, अगर ये जीरो होगा, मान लो यहाँ पे x है और यहाँ जीरो है, तो ये कितना आएगा, है ना। तो अगर आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना, तो वही तो लिख रहा है यार यहाँ पे, क्या लिखा, द डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय फिक्स कॉस्ट। अदरवाइज देखो जो चेंज आता सेल्स में, अगर यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल जो लिया था उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझा दूं, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान देना बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ 10% का चेंज हो, तो यहाँ भी कितने परसेंट चेंज होगा, यहाँ भी, और कहने का मतलब है अगर फिक्स कॉस्ट क्या होता, जीरो, तो यहाँ भी चेंज कितने परसेंट होता, डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब डिफरेंट बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में कौन टांग अड़ा रहा है, तो यही तो रिस्क है ना, यही तो है, बोलो। आप एक्स्ट्रा 10%, अगर ये फिट देखो, अगर आप सेल्स बढ़ाते ना तो 10% तो आपने कवर कर लिया, फिर हमारा 20% क्यों आया था, क्योंकि यहाँ क्या था, फिक्स कॉस्ट था, तो हमने जो एक्स्ट्रा ईबीआईटी कमाया था 10%, वो किसको कवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट को। समझ में आई बात, इसीलिए यहाँ पे सेल्स अगर 10% बढ़ रहा था तो ये कितने परसेंट बढ़ रहा था, 20%, क्योंकि ये इसमें जो डिस्प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा था। समझ में आ रही बात, वरना सेम चेंज आता, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं आता, सेम आता चेंज, ठीक है, समझ में आई बात, यही चीज है यहाँ पे। तो जो दिस डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, देखो लाइन लिखवा रहा हूं तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए, है ना, अंधाधुंध काम नहीं करना। द डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय व्हाट, operating fixed cost which doesn't change with the change in sale volume, देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। This disproportionate change is caused by operating fixed cost which doesn't change with change in sales volume। अगर वो फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं तो ऐसे में जो चेंज होता सब में क्या होता, प्रोपोर्शनेट, यानी इक्वल चेंज होता। समझ में आ गया ना। और उसी का एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर देखना चाहते हो तो ये अगला पैराग्राफ है, जिसको आप पैरा चेंज करके लिख लेना, इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत सिंप्लीफाइड में क्या लिखा, इन अदर वर्ड्स, सुनो ध्यान से, लिखना लेकिन सुन लो, ऑपरेटिंग लेवरेज मे बी डिफाइंड एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट विद अ so that
that enough revenue can be generated to cover ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको देखो, अगर आपको पॉजिटिव प्रॉफिट रखना है और अगर आपको अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है, देन यू हैव टू एम्प्लॉय सम काइंड ऑफ एसेट, जिससे आपकी सेल्स रेवेन्यू क्या होगी, एनहांस होगी। और सेल्स रेवेन्यू एनहांस होगी तो आपका ईबीआईटी क्या होगा, बढ़ेगा बेसिकली। तो आपका ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। और उसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, एसेट एम्प्लॉय करना है। दैट मींस यू आर टेकिंग द रिस्क, है ना, ये लिखना है। इसके बाद आगे की चीजें नहीं लिखनी बेटा। फॉर्मूला यू नो आपको पहले ही बता दिया है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, और अगर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते तो ये यही गड़बड़ करोगे मुझे पता है ना, क्योंकि आप उल्टा कर दो। मैंने ये बताया था ना जुगाड़ कि उल्टा एक कर देना, फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। पहला बेसिक जो अरे मार्क करके दिया था ना, किसको प्रेफर करना, सेल्स को, ठीक है ना, सेल्स। और अगर कंट्रीब्यूशन लिखते चेंज नहीं होगा आंसर, लेकिन प्राइमरीली हम फॉलो किसको करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बदल सकता है, जहां वेरिएबल कॉस्ट में स्पेसिफिकली कुछ थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए, यूनिट वाइज, पर यूनिट वाइज फ्लक्चुएशन, वो एक्सेप्शनल है। तो आपको डिवाइडेड बाय परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स ही रखना है, ठीक है सर। ये लिख लिया आपने, ये वाला पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ जाऊं। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपने फॉर्मूला लिखा था। देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे बुक में मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको इतना ही नहीं बताया। आपको और क्या बताया था, यहाँ सेल्स की जगह वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी अभी बोला कि आप प्रेफर किसको करोगे, और वहां पे भी मैंने मार्क करके दिया था सेल्स को ही प्रेफर करोगे। क्यों, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम, देखो अभी मान लो वेरिएबल कॉस्ट का जो रेट था, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए तो सेल्स तो बढ़ा, परसेंटेज में आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा कभी ज्यादा भी चेंज हो जाता है। नहीं समझे, देखो ध्यान, एक यूनिट बनाने में एक घंटे लगते थे और लेबर चार्जेस थे 10 रुपए, और उसका मान लो मैंने क्या था, क्या ये 20 रुपए था, ठीक है ना, 20 रुपए टोटल, और लेबर चार्जेस 10 रुपए। ये सेल रेवेन्यू है और लेबर चार्जेस मान लो 10 रुपए, ठीक है ना। कितना हो गया बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन, लेबर चार्ज मान लो, लेबर चार्जेस से अगर मैं निकालूं ये वेरिएबल चार्जेस, लेबर चार्जेस में से तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन मेरा एक और यूनिट सेल हुआ तो सेल कितना हो जाएगा 40 रुपए। लेकिन अगले वाले यूनिट के लिए लेबर ने मेरे से ना 10 रुपए एक्स्ट्रा, 10 रुपए की जगह 15 रुपए चार्ज किया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, समझो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, और कितना आ गया, और यहाँ कितना आएगा फिर 15 ना, 16 कैसे पॉसिबल है, नहीं ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। तो कितना है 15। आप देखो परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना हुआ 100%, यहाँ पे 100% नहीं हुआ, 150% चेंज हुआ। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एबनॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज गड़बड़ हो जाए, इसलिए प्राइमरीली हमें फोकस किस पे करना है बेटा, सेल्स। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बाकी दोनों का परसेंटेज भी सेम कैरी आउट करता है, ठीक है ना, क्लियर। बाकी यू नो, और ये कहता मैथमेटिकली ऐसे कर, अरे क्या तुम मैथमेटिकली छोड़ना मेरे भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने मैथमेटिकली, सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स से तुम लोग बचपन से भागते आए हो ना। देखो इस बारे में तो सब एग्री करेंगे मैक्सिमम, ये लास्ट फॉर्मूला मैथमेटिकली ही बन के आया लास्ट में, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है आपके अभी सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस वालों में था, इसमें एक बार फिर भी मैं चेक कराऊंगा। वो पीडीएफ खोज के मेरे पास वही सेंड कर देना था तुम लोग को, जो इंडेक्स पर भेजा था।
नहीं, ओल्ड सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये तो है ही मार्जिनल कॉस्टिंग, थोड़ा वो कॉस्टिंग वाले पोर्शन में नहीं समझे। हाँ, कॉस्ट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो एग्जाम था ना, तो वही कह रहा हूँ, तो वो तो तुम्हारा खत्म ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें था, ओल्ड सिलेबस में ये उसमें था, ठीक है। मैं ये बोल रहा एफएम में, अब जैसे इनके पास है ना, इनके पास ये मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां तक मुझे आइडिया, अभी तक खैर बुक अवेलेबल नहीं है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग इनके सिलेबस में नहीं है। से दो दे दैट्स व्हाई दे डोंट नो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? खर्चे नहीं भाई, द प्रॉफिट एंड लॉस का सिचुएशन बराबर हो, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन कहता है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, आप देखो जितने भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा उसके फॉर्मूला देख के याद आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हालांकि मैं इस पे लेके आ जाता हूं, मैं समझा देता हूं, देखो मेरा काम ऐसा नहीं है दोस्त, अगर टॉपिक है तो समझना जरूरी है। एग्जाम में आए ना है कोई बात नहीं, अभी तो पता भी नहीं ना एग्जाम में कैसे आएगा, है ना, यू आर अंडर रिसर्च ना, तुम लोग तो पहला ही प्रोजेक्ट है उनके लिए न्यू सिलेबस का, देखो तुम्हारे ऊपर कैसे क्या क्या लगाया जा रहा है, वैक्सीन की टेस्टिंग तुम्हारे ऊपर ही हो रही है। ब्रेक इवन एनालिसिस, तो दो तीन फॉर्मूले आपको थोड़ा ध्यान देने, देखो एक तो पहले मैं बता दूं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जो इस चैप्टर में मैं कराने जा रहा हूं, थोड़ा सा कनेक्शन बैठाने के लिए। एक तो होता है पहला पॉइंट रिलेशन, देखो एक सेकंड, relation between sales and contribution is known as PV, अरे तुम लोग तो बोल दो क्या, पीवी रेशियो क्या कहलाता है, पीवी रेशियो। तो कई बार जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे तुम्हारे सामने तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या कुछ ऐसा नहीं दिया, पीवी रेशियो वर्ड यूज कर लिया, कुछ ऐसा हुआ, तो पीवी मतलब होता है, देखो ध्यान से, प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट दैट, कंट्रीब्यूशन, सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। एक्स्ट्रा टॉपिक से याद रखना, ये तुम्हारे इसमें लेवरेज से रिलेटेड नहीं है, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जानना जरूरी है। और एक और फॉर्मूला मैं वो भी लिख देता हूं, चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, याद रखना ये अमाउंट का चेंज है, परसेंटेज चेंज नहीं लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इतना फॉर्मूला यूज होता है पीवी रेशियो के लिए 3 ऑर्डर, बाकी तो फॉर्मूला मॉडिफाई किए जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन इज नोन एज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो वर्ड का मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, याद कर लेना ये, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन एज a situation of what, no profit or no loss, and ना तो प्रॉफिट कमाया ना तो, इसका मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, पक्का ना, अरे बोलो यार, वेल वेल, टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती है बेटा, बताओ, है ना, कसम से ना, यानी अगर मैं बोलूं सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस
किसने बच्चों को इस पे आपत्ति है? बताओ, आपत्ति जताओ फिर विपत्ति देता हूं मैं तुम्हें। बताओ इसमें कौन सा आपत्ति होना चाहिए? सिंपल तो लिख रखा है ना, गलत लिखा है? सही लिखा है ना? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं इक्वल के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये पक्का ना? ये तो बचपन में सीखा था सर, इसको तो रट्टा मार के बैठी हूं मैं, है ना बेटा? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी ये इसको कहीं तो देखा था तुमने, है ना? ये कहीं तो देख के आया था ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? बोलिए। हाँ, और कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? इक्वल हो गया फिक्स कॉस्ट की। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट हो गया, पागल ही हो गए, इक्वल हो गया फिक्स कॉस्ट के। यानी ये कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कहां मिलेगा आपको? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहां कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट नो लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस क्या है? जीरो है। अब यहां पे करके देख लो तुम, यहां प्रॉफिट लॉस यानी ईबीआईटी की जगह मैंने कहां गया? ये ईबीआईटी की जगह मैंने क्या रख दिया? और अगर मैं यहाँ पे x रखता हूँ कंट्रीब्यूशन में, तो x में से कितना माइनस कर दो कि जीरो आ जाए? बताओ, कोई नहीं बोलेगा, डिम्पल बताएगी। x में से जीरो माइनस करना है ना? देख रहे हो? कहाँ ध्यान है तेरा? फोन पे ना? फोन है नहीं मेरे पास, ये रखा। तो किसके पास है? ध्यान दो, x में से कितना माइनस कर दो कि जीरो हो जाए? तेरे से नहीं पूछूंगा बेटा, तुझे फिर रोने लगेगा, तुझे x की याद आएगी ना फिर। बोलो क्या सर? x से कितना माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। x माइनस करेंगे ना। गेम खराब कर दिया तुमने यार, अभी मजा आता देखते तुम, ठीक है ना? यानी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगा तभी तो जीरो आएगा। ये तो मैं गड़बड़ कर दिया। अभी तुम देखते हो क्या क्या बताती है, एक से एक जवाब देती हूँ, सही वाला छोड़ के सब बता देती, सारे अल्फाबेट काउंट हो जाते हैं एक्स को छोड़कर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो गए तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है। रेवेन्यू मतलब सेल्स की बात कर रहा हूं, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मैंने पूरा तरीके से प्रूव करके दिया आपको, इसलिए हालांकि मैं डायरेक्ट नहीं लिखवा देता सेल्स एट बीईपी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिर दिमाग में क्वेश्चन रहता कि ऐसे बोल तो दिया भाई ने, बताया नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं बता भी दिया, देखो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? सो एग्जैक्टली एक बात बता दो मुझे, अगर मेरे को निकालना हो टोटल यूनिट्स, क्या निकालना बेटा? टोटल यूनिट्स। ठीक है, और मेरे पास है टोटल कंट्रीब्यूशन, क्या है? और हमारे पास है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आप बताओ, अगर मैं इस टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूं किससे? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, तो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं आ जाएंगे? आप बोलो, आपके पास टोटल अमाउंट है और आपके पास पर यूनिट वाला भी अमाउंट है। जैसे आपके जेब में 100 रुपए है और आपको पता है कि जब भी आप एक टॉफी खरीदने जाओगे वो 2 रुपए में मिलेगा, यानी पर यूनिट रेट पता है और टोटल अमाउंट भी पता है। तो अब आप बताओ कितने टॉफी खरीद के लाओगे? अगेन डिम्पल बताओ, कितने? क्या कितने आते हैं? तो क्या बहरी है, नीली है? एक बार में सुनाई नहीं देता तेरे को पूरा सवाल? इतना सिंपल धीरे धीरे करके इलैबोरेट कर रहा हूं। तेरे जेब में 100 रुपए है? 100 रुपए निकाल दे। दो इधर लाओ। अगर तूने सही जवाब दिया तभी वापस हो जाए। तो ये तेरे पास देख, अभी तेरे पास तो थे, अब मेरे पास है ये 100 रुपए, टोटल अमाउंट यही है और एक टॉफी 2 रुपए मिल रही है। ठीक है ना? तो तुझे टोटल अमाउंट पता है, कैलकुलेटर यूज करेंगे बेशक, सुन तो ले पहले। टोटल अमाउंट तेरे पास है
और पर यूनिट का रेट भी तुझे पता है, तो टोटल कितने टॉफी खरीद के लाएंगे? टोटल 50 टॉफी। कैसे आया? एक टॉफी 2 रुपए की है। हाँ, एक मिनट। हाँ, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 50 था कहाँ? सर वो तो बाद में आया ना। मैंने किया तो आगे नहीं, एक मिनट, फिर से चलो, एक बार फिर से बताओ, आंसर क्या आया था तुम्हारा? 50 टॉफी। कैसे? एक टॉफी 2 रुपए की है। हाँ, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किस 100 से ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे? आंसर से मतलब है। अरे एमसीक्यू पेपर नहीं है ना। अगर इनका पेपर हो, ये जो 3 बच्चे बैठे हैं, अगर इनका पेपर होता मैं पूछता ही नहीं, क्योंकि इनका पेपर क्या है? इन तीनों का तो टेंशन ही नहीं है, इनको बस आंसर से मतलब है, गोला भर के आ जाएंगे। तेरा गोला नहीं है वहां पे, तो किसी और गोला से है। क्या किया जाए? आधा सही बताया, आधा गलत बताया, कोई काम करता हूं, आधा दे देता हूं। नहीं सही है? सही है। आधा दे देता हूँ, आधा सही बताया, आधा गलत, तो आधा दे देता हूँ। दे दे बेटा, रोएगी पड़ेगी नहीं फिर। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है और एक यूनिट कंट्रीब्यूशन 2 रुपए है, तो आपको पता चल जाएगा ना टोटल यूनिट कितना आएगा। 50 यूनिट डिवाइड करके निकाल सकते हो, हाँ या ना? यस सर। ध्यान से सुनो, अगर आपको टोटल यूनिट निकालना है तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो। अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम टोटल यूनिट निकाल लेंगे, हाँ या ना? जवाब दो। अब मैं बात कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट पे कैलकुलेशन करने की। ब्रेक इवन पॉइंट पे, अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर हमें पता है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये बेसिक फॉर्मूला है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? पागलों, ये नीचे हाईलाइटेड है, देख लो। चश्मे का नंबर बढ़ा दे, और तू चश्मा लगाना शुरू कर दे, हद करके रखी। अच्छा, अगर मान लो ऐसे नॉर्मली लिखा होता, मैं नहीं, हाईलाइट कर रखा है कसम से। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है? एक बार फिर से, अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो मैं अगर इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह लिख दूं, ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये बीईपी निकाल लिया, यूनिट्स ऑब्वियसली। क्या निकाल लिया मैंने? यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स निकाले, तो क्या ये गलत है? अरे कैसे गलत? अगर कंट्रीब्यूशन बीईपी पे सेम होता है किसके? फिक्स कॉस्ट के, तो चाहे यहाँ कंट्रीब्यूशन लिखो चाहे यहाँ फिक्स कॉस्ट लिखो, और इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया है दोस्तों। लिखा ये तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं कि यही किया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखो, मैं यहां लिख देता हूं बीईपी, क्योंकि देखो यूज किया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज इस पे मैं पढ़ता ही नहीं, मैं अपना आगे का काम करता, लेवरेज खत्म कराता, बट लेवरेज को इन डेप्थ लेकर जा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो समझो इस चीज को। क्या फॉर्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है? यस सर। लेकिन अगर हमें अमाउंट में निकालना हो तो बेटा देखिए, अभी मैं उसको भी समझा रहा हूं, इन वैल्यू। देखो फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, डिवाइडेड बाय, बात करते हैं टोटल यूनिट अगर अवेलेबल है हमारे पास 50, सुनो ध्यान से, हमारे पास यूनिट कितना अवेलेबल है? 50, और हमें रेट पता हो कि यूनिट का 2 रुपए है, तो हमें टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? मल्टीप्लाई करके आएगी, हाँ या ना? यानी अगर मेरे पास यूनिट्स अवेलेबल है और मुझे सेल निकालना, तो क्या कर दूंगा मैं? सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली पर यूनिट होगा, हाँ या ना? सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट में, तो सेल्स नहीं आ जाएगा? बोलो, तेरे पास 50 यूनिट है, एक यूनिट को 2 रुपए में बेच सकते हो, तो टोटल कितना सेल कर सकते हो? 100 रुपए। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, बच्चों वाला फॉर्मूला यार, कोई तुम्हें एडवांस चीजों से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजों से कनेक्ट कर रहा हूँ, बस तुम्हारा ध्यान होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो अगर मुझे बीईपी वाले यूनिट्स मिल गए तो मुझे अगर बीईपी पे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में नहीं आ जाएगा? तो यूनिट का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? ठीक है ना। अब जरा मैं इसको चेंज करता हूं, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट, और ये आ जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय सेल्स जब आगे जाएगा उधर होके तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो गया वापस यही, बोलो। तो एक ही बात हो गई ना दोनों। अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना लगा? ये किसी का फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। किसका फॉर्मूला था? पीवी रेशियो का। यानी अगर तुम्हें वैल्यू में चाहिए तो क्या कर दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हालांकि ये फॉर्मूला रट्टा मार के काम चल जाएगा, बट फॉर्मूला आया कहां से वो भी मैंने बता दिया। अगर यूनिट निकालना तो क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर वैल्यू निकालना, अमाउंट निकालना तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सो आप इसको ग्रुप पे सेंड भी कर दो। डन? Yes. फाइनली। तो कहता है अब बताओ ब्रेक इवन और लेवरेज का कनेक्शन क्या है? बोलो। कनेक्शन नहीं दिखा अभी तक। ब्रेक इवन पे ईबीआईटी क्या होगा? 0, और ईबीआईटी 0 होगा तो बेटा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? बोलो। व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज? फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, यही था ना। हंसो मत, हो सकता है सही हो, वेट कर लो। कंट्रीब्यूशन मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, लेकिन ईबीआईटी कितना आया? क्योंकि बीईपी पे अब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 या इन्फिनिटी? देखो दो चीजें होती है, आपने मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, मतलब इतना भी गवार नहीं हो कि मतलब 9 10 फेल हो गया हो। किसी का 9 10 में अटेम्प्ट लगा है? No sir. लगा हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं मान लूंगा कि आपको इतना भी नहीं पता। किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, और 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा। लाइक 0 डिवाइडेड बाय समथिंग अगर होता है तो क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो रिलेशन समझ में आया? लेवरेज एंड ब्रेक इवन बोथ आर यूज्ड फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वो तो ऐसे भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये लिखो रिलेशन, हेडिंग दो। अब हेडिंग दो, ये सब लिख लिया था ना, ये सब जो है हमने अभी जो तुमने ग्रुप में भेजा ये लिख लिया है ना। अगर नहीं लिखा है तो स्पेस छोड़ दो और अब हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन बीईपी एंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, सॉरी, रिलेशन बिटवीन बीईपी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। रिलेशन बिटवीन बीईपी एंड ऑपरेटिग लेवरेज। और ये चार्ट लिखना है तो लिख लो, ग्रुप में भेजना है तो भेज लो, बाद में लिख लेंगे। तो फर्म विद हाई लेवरेज क्या होगा? हायर बीईपी, क्योंकि हाई लेवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा आएगा, और फिक्स कॉस्ट ज्यादा आएगा तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा आएगा, और कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा आएगा तो ब्रेक इवन भी ज्यादा आएगा। कॉस्ट बढ़ेगी ना तो बीईपी बढ़ेगा, लो लेवरेज लो बीईपी। So you can write it like there is a positive relation between leverage and BEP.
लेवरेज इंक्रीज, बीईपी इंक्रीज, लेवरेज डिक्रीज, बीईपी डिक्रीज। क्लियर है? Yes, sir. और फिक्स कॉस्ट और लेवरेज में क्या रिलेशन होगा? हाई फिक्स कॉस्ट ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना। हाई फिक्स कॉस्ट तो हाई डिग्री ऑफ लेवरेज, लो फिक्स कॉस्ट बताया था फिक्स कॉस्ट ही है जिसकी वजह से हम लेवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नो फिक्स कॉस्ट नो लेवरेज। ठीक है, समझ में आई बात? ये जितनी भी बातें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, एक्चुअली इतना तो सीए इंटर वालों को भी नहीं पढ़ाते लोग, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में क्या हो के आएगा आई डोंट नो। और इनफैक्ट अभी तो मेरे को जहां तक मैंने बात करी आईसीएसआई में जो ये जो ब्रांचेस वगैरह ओपन है उनको भी नहीं आइडिया कि क्या हो के आएगा। तो सोचो आपको क्या ही आइडिया होगा। सो आई होप दैट इज ओके। यहां तक समझ में आया? चैप्टर को थोड़ा ज्यादा ले जा रहा हूँ, ब्रीफली ले जा रहा हूँ, टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, पढ़ लेते बढ़िया से, क्या दिक्कत है? वरना लेवरेज चैप्टर ना एक क्लास में खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? वो 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, बस वो कर लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। लेकिन इतना करके नहीं चलेगा यार, फिर अंदर क्या रहेगा पढ़ाई लिखाई? ये डिपेंड्स, वो तुम्हारे उस पे स्कीम में लिखा होगा कि कितने मार्क्स का वेटेज होगा। तुम्हारे वाले में डिफरेंट होंगे, इनके में डिफरेंट होंगे। इनके में तो 40% फेल, 40-50 है। तुम्हारा 100 मार्क्स का बोल रहा है वो है? अच्छा हाँ, एफएमएसएन तो उसमें शायद 60-40 था, 60 मार्क्स का। अब वो इंडेक्स देखना पड़ेगा उसके पास। ये सारे पॉइंट्स है बेटा, नहीं है ना ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स? तो देखो कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट से भी कनेक्शन बैठ जाए। यहां तक क्लियर है? अभी ये बताओ मुझे। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, एक बार देख लेता हूँ। इन्फिनिटी होगा इसका, जीरो बोला था, इन्फिनिटी बोला था, क्या बोला था तुमने? ये जीरो से डिवाइड करिए, इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी तो यही बोला था ना शायद, जीरो बोला था ना? ना इन्फिनिटी होता है वो तो डिवाइड नहीं होता ना, तो वो फिर जीरो हो जाता है। छोड़ दो ना, उसमें क्यों पढ़ना, वो तो मेरे को भी याद नहीं रहता, मैं भी भूल जाता हूँ। वो तुम्हें क्या करना है याद करके, क्योंकि वो निकालना तो होता नहीं है भाई। फिर भी एक बार मैथ्स में कंफर्म कर लेते हैं। देखो मैथ्स अगर बहुत अच्छा होता तो शायद हम कॉमर्स नहीं लेते, मैथ्स के साथ कुछ अच्छा कर जाते। आधे लोग वो तो कुछ डेयरिंग बच्चे होते हैं। हाँ जी, देखा ना, पता चल गया, सुबह सुबह पता चल गया ना। हाँ बस ठीक है। भाई देखो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो एंड समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इंफिनिटी। तो ये आप देख लेना, वो छोड़ दो फिलहाल। हालांकि ये सब कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब भूलता रहता है, कौन सा हमें डेली इसका यूज करना है। बट हाँ तुम्हारे लिए रेलिवेंट है, कभी याद भी करना पड़ेगा। मैं वो देख रहा था ना कि कुछ और भी चीजें, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ भी कनेक्ट किया है, इसको कोरिलेट किया है, तो इतना जाने की जरूरत तो नहीं है, फिर तो सीए ही करा देता तुम लोग। तो एक टॉपिक मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फॉर सीएस पर्पसेस। सीए नहीं कर रहे ना, तो ये वाला टॉपिक ये अब ये नहीं बताने जाऊंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लेवरेज में क्या कनेक्शन, बातें नहीं,
Yes, sir. अब मैं ये डिस्कशन करने नहीं जा रहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या डिस्कशन होगा। अब जो आपको देखो, अब जो मैंने आपको कंसेप्चुअल पॉइंट दिया ऑपरेटिंग लेवरेज का, कंप्लीट कर दिया। सुन लो, बातें करोगे तो फिर बेटा बर्बाद हो जाओगे, इतना याद रखो। क्वेश्चंस कुछ दे देता हूं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वीडियो में भेज दूंगा, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करो। आपको पता होना चाहिए होगा क्या है। ये क्वेश्चन आपको कर गया ना है, थोड़ा बहुत नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना इलैबोरेशन दिया है बिना मेहनत ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। भेज देंगे ग्रुप नहीं हो, मैं तुम लोग को क्लास से बाहर करूं? बेटा इतना बोलना ही नहीं चाहिए ना अगर इंसान हो तो, है ना? हो गया ये। और एक क्वेश्चन ये करना है आपको, ये एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन है, तो 4 फॉर्म्स है तो 4 बार कैलकुलेट करना है। आया नहीं आया वो आप टेंशन मत लो, आप करके आओ। आता है तो ठीक, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑपरेटिंग लेवरेज के क्वेश्चन करा के खत्म करूंगा, एंड देन फाइनेंशियल लेवरेज आपका ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। करके आना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं ना इसके लिए, क्यों टेंशन लेना। फिर फाइनेंशियल लेवरेज की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आई विल फिनिश इट ऑफ, खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर लेवरेज को, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। अब ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, कंबाइंड लेवरेज होगा फिर, ठीक है? तो विल डू इट लेटर ऑन। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।